नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। यूनेस्को ने लैंग्वेज मैटर्स ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड सौंपा। लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पेश किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने भारत में बौद्धिक संपदा यानी IP फाइलिंग में वृद्धि का उल्लेख किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्थ गवर्नेंस के लिए AI पर नए सहयोगी केंद्र की घोषणा की। भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने SpaceX के साथ समझौता किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। यूनेस्को ने लैंग्वेज मैटर्स ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में मातृभाषाओं के संरक्षण और प्रसार में पिछले 25 वर्षों के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि विश्व की लगभग 40% आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है जिन्हें वे बोलते या समझते हैं। यहाँ तक कि निम्न और मध्यम आय वाले कुछ देशों में तो लगभग 90% आबादी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है। भारत उन 10 देशों की सूची में चौथे स्थान पर है जहाँ सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब बहुभाषी शिक्षा के बारे में जानते हैं। यूनेस्को ने बहुभाषी शिक्षा यानी MLE को 3 भाषाओं यानी मातृभाषा, एक क्षेत्रीय या राष्ट्रभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के उपयोग के रूप में परिभाषित किया है। साथ ही भारत की नई शिक्षा नीति 2020 भी त्रिभाषा फॉर्मूले को बढ़ावा देती है। जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ लैंग्वेज के अनुसार दुनिया में 8,324 भाषाएं हैं। इनमें बोली जाने वाली भाषाएं और साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा दोनों शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुभाषी शिक्षा के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो संसाधनों की कमी है। प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ साथ बहुभाषी लर्निंग और शिक्षण पाठ्य पुस्तकों की भी कमी है। दूसरी चुनौती है बहुभाषी नीतियों का विरोध। कई देशों में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का विरोध करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन किया जाता है। इसके अलावा औपनिवेशिक प्रभाव जैसे ऐतिहासिक कारण भी बहुभाषी शिक्षा को लागू करने में बाधा बनते हैं। लेकिन समाधान क्या है? इसके लिए यूनेस्को की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं, जैसे विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में उपयोगी पाठ्य पुस्तकें तैयार करनी चाहिए। इनमें स्थानीय संस्कृति की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लर्निंग की मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली लागू करनी चाहिए। सामाजिक, भाषाई और शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करके प्रभावी नीति निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। खबर के अंत में ये भी जान लेते हैं कि बहुभाषी शिक्षा यानी MLE क्यों महत्वपूर्ण है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि ये लर्निंग आउटकम में सुधार लाती है, अतिरिक्त भाषाओं को सीखने में मदद करती है, सामाजिक भावनात्मक विकास में सहायता करती है और अन्य विषयों में प्रदर्शन में सुधार करती है आदि। ये शिक्षा प्राप्ति और समावेशन में सुधार लाकर अधिक लोगों तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाती है और उपेक्षित शिक्षार्थियों की समावेशन में मदद करती है आदि। ये सतत विकास को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करती है और सामाजिक समावेशन को बढ़ाती है। साथ ही शांति स्थापना में भी मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड सौंपा। आपको बता दें कि इससे पहले 2024 में मॉरिशस में भारतीय प्रवासियों की 7वीं पीढ़ी तक OCI कार्ड का विस्तार किया गया था। OCI कार्ड्स OCI कार्ड योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले OCI कार्ड योजना के बारे में जानते हैं। यह योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। हालांकि 2015 में सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO कार्ड योजना का विलय OCI कार्ड योजना में कर दिया था। इसके बाद से सभी PIO कार्ड धारकों को OCI कार्ड धारक मान लिया गया है। इसी के साथ यह जानना भी जरूरी है कि OCI कार्ड के लिए क्या क्या पात्रता मानदंड है। पहला, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भी भारत के नागरिक थे। दूसरा, जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के पात्र थे या जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। बात करें अपवाद की तो कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य प्रतिबंधित देश के नागरिक रहे हों OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है। चलिए अब OCI कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभों पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
भारत आने के लिए बहुप्रवेश व बहुउद्देशीय आजीवन वीजा का लाभ मिलता है तथा ये पुलिस अधिकारियों को सूचना दिए बिना किसी भी अवधि तक भारत में रह सकते हैं। आपको बता दें कि ओसीआई कार्ड धारकों को अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआईज के समान वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भारत में कृषि या बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि ओसीआई कार्ड धारकों को कौन कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं। पहला, इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। इसी के साथ वे किसी विधानमंडल या संसद के सदस्य नहीं बन सकते और न ही कोई संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। और आखिर में किसी भी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करने के लिए इन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी पीएपी लेने की आवश्यकता होती है। लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पेश किया गया। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आप्रवास और विदेशों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें उनके भारत में प्रवेश, निकास और ठहरने के नियम शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि विधेयक किन मौजूदा कानूनों को निरस्त करता है। यह विधेयक आव्रजन और विदेशों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 3 कानून संविधान के लागू होने से पहले के हैं, जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के संकटकालीन समय के दौरान लाए गए थे। अब जानते हैं विधेयक के मुख्य प्रावधानों को। पहला है प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार। यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है तो उन्हें देश में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है। इस संबंध में आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। दूसरा है विदेशियों की ट्रैकिंग। शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी। अन्य प्रावधानों में कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जैसे वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आदि। अब बात करते हैं आव्रजन और विदेशों से संबंधित मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। विदेशियों के पंजीकरण को देखें तो 180 दिनों से अधिक अवधि के दीर्घकालिक वीजा पर भारत आने वाले भारतीय मूल के लोगों सहित सभी विदेशियों को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। अब वीजा विनियमन को समझें तो इमिग्रेशन ब्यूरो यानी बीओआई विविध देशों के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। बीओआई की स्थापना 1971 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा आव्रजन वाहक दायित्व अधिनियम 2000 ये पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के लिए वाहकों को जिम्मेदार बनाता है। और आखिरी है नागरिकता अधिनियम 1955 ये विदेशियों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई के रूप में मान्यता और पंजीकरण को विनियमित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने भारत में बौद्धिक संपदा यानी IP फाइलिंग में वृद्धि का उल्लेख किया। भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या 1 दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है। इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क आवेदनों में 2.5 गुना तथा डिजाइन फाइलिंग में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPRs के प्रकार क्या क्या है। बात करें पेटेंट की तो यह किसी आविष्कार के लिए एक अनन्य अधिकार है जो आमतौर पर 20 वर्षों की सीमित अवधि के लिए दिया जाता है। दूसरा है ट्रेडमार्क। यह एक विशिष्ट चिन्ह या संकेतक होता है। इसका उपयोग किसी व्यवसाय संगठन द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं को अन्य संस्थानों के उत्पादों या सेवाओं से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। वहीं औद्योगिक डिजाइन को समझें तो यह किसी उत्पाद के बाहरी रूप, डिजाइन या सजावटी पहलू को व्यक्त करता है। वहीं भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है। और आखिर में है कॉपीराइट। यह अधिकार साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियों के रचनाकारों को प्रदान किया जाता है। इसी के साथ आइए IPR फाइलिंग के लिए वैश्विक संधियां और प्रोटोकॉल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले है पेटेंट सहयोग संधि यानी PCT 1970। यह WIPO के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें भारत सहित 158 सदस्य देश शामिल हैं। आपको बता दें कि यह एकल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के माध्यम से एक साथ कई देशों में आविष्कार हेतु पेटेंट संरक्षण का प्रयास करती है। दूसरा है ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989।
इसने WIPO द्वारा प्रशासित मेरिट सिस्टम स्थापित किया है। यह सिस्टम वैश्विक स्तर पर ट्रेडमार्क्स को पंजीकृत और प्रबंधित करने का प्रावधान करता है। इसमें 115 सदस्य हैं जो भारत सहित 131 देशों को कवर करते हैं। और आखिर में है औद्योगिक डिजाइनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में हेग समझौता 1925। इसके जरिए हेग सिस्टम की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइनों को कई देशों या क्षेत्रों में संरक्षित करना है। आपको बता दें कि भारत इसका सदस्य नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेल्थ गवर्नेंस के लिए AI पर नए सहयोगी केंद्र की घोषणा की। WHO ने नीदरलैंड में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिजिटल एथिक्स सेंटर को हेल्थ गवर्नेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। यह केंद्र प्राथमिकता वाले विषयों पर शोध को आगे बढ़ाने और नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए AI के नैतिक व जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए WHO के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में AI का क्या योगदान हो सकता है। तो AI की मदद से पूर्वानुमान मॉडलिंग यानी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की जा सकती है। इसमें रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री, आनुवंशिक जानकारी आदि का विश्लेषण कर बीमारियां होने की आशंका या मौजूदा स्थितियों की प्रगति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, AI अनुसंधान और विकास यानी R&D में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। AI का उपयोग लक्षित क्लिनिकल ट्रायल्स की योजना बनाने और उनके निष्पादन के लिए किया जा सकता है। साथ ही तेजी से दवाएं और वैक्सीन विकसित करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा AI रोग निदान और निगरानी में भी बेहद कारगर साबित हो सकता है। ये रोगियों की जांच, सटीक चिकित्सा, इमेज पहचान तथा व्यक्तिकृत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या परिशुद्ध चिकित्सा यानी प्रिसीजन मेडिसिन उपचार में सहायक है। स्वास्थ्य सेवा में AI सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केयर इकोनॉमी में भी इसका बड़ा रोल हो सकता है। AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, पैटर्न रिकॉग्निशन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल आदि का बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा में AI के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले बात करें डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दों की, तो स्वास्थ्य देखभाल सेवा में AI बड़ी मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत व चिकित्सा संबंधी जानकारी उत्पन्न एवं संग्रहित करता है। इस डेटा के लीक होने या चोरी होने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार डेटा सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय है। दूसरी बड़ी चुनौती है एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह यानी बायस। AI प्रणाली में मौजूद पूर्वाग्रह के कारण कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ भेदभाव होने का खतरा रहता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ सकती है। विनियामक ढांचे की जटिलता तीसरी बड़ी चुनौती है, क्योंकि AI के उपयोग के लिए स्पष्ट विनियमन का अभाव है। ऐसी स्थिति में यदि AI के कारण कोई गलती होती है तो किसी एक की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से आम जनता में AI को लेकर अविश्वास बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों का समाधान क्या है। तो WHO ने स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इनमें शामिल है स्वायत्तता की सुरक्षा करना, मानव कल्याण, मानव सुरक्षा और जनहित को बढ़ावा देना, पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता और समझने योग्य प्रणाली सुनिश्चित करना, जिम्मेदारी और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना, समावेशिता और समानता सुनिश्चित करना व जिम्मेदार और सतत AI को बढ़ावा देना। चलिए बुलेटिन की आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। स्टारलिंक विश्व का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट्स का समूह है। निम्न भूकक्षा में स्थापित यह सैटेलाइट्स समूह उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट के बारे में जानते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से एक वायरलेस इंटरनेट को व्यक्त करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम है। आपको बता दें कि उपग्रह लेजर के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाती है। इसी के साथ आइए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वर्तमान में लगभग 7086 स्टारलिंक उपग्रह कक्षा में है। आपको बता दें कि प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह में 3 स्पेस लेजर यानी ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक या ISLs होते हैं, जो 200 Gbps तक की स्पीड प्रदान कर सकते हैं। अतः इनका पूरा समूह मिलकर एक वैश्विक इंटरनेट जाल का निर्माण करता है। इसके अलावा इसमें उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 5 एडवांस्ड KU बैंड फेज्ड एरे एंटीना और 3 डुअल बैंड यानी KA बैंड व E बैंड एंटीना का उपयोग किया जाता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि सैटेलाइट इंटरनेट का महत्व क्या है।
कनेक्टिविटी पहुंच में सुधार की बात करें तो यह दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त है। दूसरा, आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी। स्टारलिंक ने टोंगा में विशाल ज्वालामुखी, प्रस्फुटन और सुनामी के बाद कनेक्टिविटी प्रदान की थी। वहीं सैन्य उपयोग में इसका महत्व देखें तो यह सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाजों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आइए अब खबर के अंत में सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित चिंताओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। खगोलीय हस्तक्षेप की बात करें तो रात्रिकालीन आकाश में उपग्रहों द्वारा उत्सर्जित तेज प्रकाश खगोलीय निरीक्षणों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहीं वायुमंडलीय परिवर्तन भी एक मुख्य चिंता है। स्टारलिंक उपग्रहों की उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न मलबे से वायुमंडलीय रासायनिक दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। और अंत में है तकनीकी सीमाएं। इसकी सेवाओं में चरम मौसमी दशाओं और भूचुंबकीय तूफानों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया की, जिसकी राजधानी है येरेवान। हाल ही में भारत ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह देश ट्रांस काकेशिया का एक स्थलरुद्ध देश है। आपको बता दें कि ट्रांस काकेशिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में आबादी वाला क्षेत्र है। आर्मेनिया अपनी सीमाएं अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख गणराज्य विवादित क्षेत्र, तुर्की नखचिवन स्वायत्त गणराज्य यानी अजरबैजान का एक एक्सक्लेव, जॉर्जिया और ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान में निर्जातीय अर्मेनियाई एन्क्लेव है। यह क्षेत्र 1988 से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था और हाल ही में इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। आर्मेनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरागेट्स यानी अलागेज है। वहीं यहाँ पर अरास नदी भी बहती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता के संबंध में मॉरिशस के रुख का समर्थन किया। चागोस द्वीप समूह 1814 से ब्रिटिश नियंत्रण में है। इसे मॉरिशस के साथ ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। भारत की वेंचर कैपिटल VC फंडिंग 2024 में 43% बढ़कर $13.7 बिलियन हो गई। यह निजी इक्विटी का एक रूप है। यह दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों तथा लघु व्यवसायों के लिए वित्त पोषण का एक प्रकार है। हाल ही में लोकसभा ने बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 पारित किया। यह औपनिवेशक युग के इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 का स्थान लेगा। हाल ही में गृह मंत्रालय MHA ने जम्मू और कश्मीर स्थित एक संगठन को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। साथ ही संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगाया है। चीन ने कथित तौर पर म्यांमार सीमा के पास युन्नान प्रांत में एक नया लार्ज फेज्ड एरे रडार LPAR तैनात किया है। इसकी वजह से भारत पर उसकी निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लार्ज फेज्ड एरे रडार बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई लक्ष्यों को अत्यधिक सटीकता के साथ ट्रैक कर सकते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक बायोटेक कंपनी ने जीन संपादित केले विकसित किए हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कटाई और परिवहन के दौरान आपस में या किसी अन्य वस्तु से टकराने पर इनका रंग भूरा नहीं होता है। अब तक 75/25 इनिशिएटिव के तहत निर्धारित लक्ष्य का 89.7% हासिल कर लिया है। इसमें 42.01 मिलियन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप और 25.27 मिलियन व्यक्तियों को मधुमेह का उपचार प्रदान किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।